हेलो, मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बीए फाइनल के लिए आज हम लोग बात करेंगे अवलोकन विषय पर। जहां तक मैं समझता हूं, अवलोकन के बारे में सभी को कुछ न कुछ पता होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवलोकन क्या है। अवलोकन अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन शब्द से मिलकर ऑब्जर्वेशन शब्द से बना हुआ है। जिसका मतलब होता है देखना, निरीक्षण करना, प्रेक्षण वगैरह। ये तो किताबी बात थी। अगर मैं अपने तरीके से समझाऊं तो अवलोकन का मतलब है, जैसे हमारे सामने कोई घटना घटती है तो हम उस घटना को देखते हैं, उस घटना का निरीक्षण करते हैं और उस घटना को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। और उसके आधार पर हम फिर क्या करते हैं, उस घटना के बारे में किसी और को बताने की कोशिश करते हैं, मतलब बता देते हैं। अब मैं दो बातें कर रहा हूं। एक बात तो सबसे पहले मैंने किताबी तरीके से पढ़ा और आप लोग को बता दिया कि अवलोकन का अर्थ है देखना, निरीक्षण, प्रेक्षण इत्यादि। आप लोगों ने भी रट लिया, हाँ भाई, देखना, निरीक्षण, प्रेक्षण। फिर मैंने इसको सरल भाषा में, समझने लायक भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, हमें अपनी भाषा में अपने तरीके से किसी भी बात को, किसी भी किताबी चीज को समझने का प्रयास करना है। लेकिन जब हम किसी प्रश्न का आंसर लिख रहे होंगे तो हमें कोशिश करना है कि हमें समाजशास्त्री भाषा का ही उपयोग करना है। अब समाज लिखते वक्त समाजशास्त्री भाषा का उपयोग करने के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए तो फिर ये बात जरूरी हो गई कि हमने समाजशास्त्री भाषा को, किताबी भाषा को अच्छी तरह से समझा हो। इसलिए अपने तरीके से समझना बेहद जरूरी है, चाहे हम उसमें लिखें या ना लिखें। ठीक है, अब देखिए, मैं बात करता हूं अवलोकन के चरण के बारे में। हालांकि कुछ किताबों में इसके अलग अलग चरण बताए हो सकते हैं। जो मैंने लिए हैं वो तीन प्रमुख चरण क्या क्या हैं, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं कि अवलोकन के तीन प्रमुख चरण क्या क्या हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए और अपने जहन में रखने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तस्वीर को दिमाग में रखेंगे, शायद आप इन तीनों चरणों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलो, पहला चरण, चेतना। चेतना तो सब समझते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम चेतना नहीं समझते हैं तो हम समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञानेंद्रियां जिनमें हमारी काम करती हैं, वो कहलाता है चेतना। अब बात समझ में आ गई। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। हाँ, हमने गर्म पानी में हाथ डाल दिया, तुरंत हमारे दिमाग में बात जाती है, हमारी सेंसिटिव स्किन जो है तुरंत हमारे मन को चेतन अवस्था में लेकर आती है, हमारे दिमाग को चेतन अवस्था में लेकर आती है और यह कहती है कि पानी गर्म है, इससे हाथ बाहर निकालिए। तो अवलोकन के तीन प्रमुख चरण में जब हम अवलोकन कर रहे हो, अवलोकन कौन करेगा? अध्ययन करता, अवलोकन करता, अनुसंधान करता। हाँ भाई, विज्ञान की सारी विधियों में अवलोकन का उपयोग किया जाता है। सीधी सीधी सी बात में अगर समझा जाए तो जो देखा गया, जो समझा गया,
उस चीज के बारे में उसी प्रकार से लिखने का जो प्रयास किया जाता है वो अवलोकन है। तो पहली चीज हो गई चेतना। दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा है ध्यान, कंसंट्रेशन। बिल्कुल, आप ध्यान को अच्छी तरह से समझते होगे। आप इस तस्वीर को देखो, जब यह पक्षी गौर से किसी चीज को देख रहा है या वो अपने शिकार का इंतजार कर रहा है, शायद वो किसी चीज पर इतना ज्यादा उसने ध्यान लगाया हुआ है कि बाकी चीजें उसे आ, आकर्षित नहीं कर रही। उस वक्त उसका ध्यान एक जगह पर है। ठीक यही बात हमारे अवलोकन के दौरान भी होनी चाहिए। घटना पर हमारा ध्यान इसी तरह से आ, लगा हुआ होना चाहिए ताकि हम बारीकी से तथ्यों का संकलन कर सकें। यदि तथ्यों के संकलन में हमसे गलती हो जाती है तो हमारे अनुसंधान के जो परिणाम होंगे वो बिगड़ सकते हैं या बदल सकते हैं। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, बोध। बोध मतलब, हाँ बिल्कुल, बोध का मतलब होता है समझ। तथ्यों को इकट्ठा कर लिया, चेतना से हमने अपने मन को सेंसिटिव बना, हमने दिमाग को सेंसिटिव बनाया, ध्यान से हमने हमने ध्यान लगाया, अपने आप को कंसंट्रेट किया, और फिर हम तथ्यों का संकलन करने के बाद हमारे अंदर क्या होना चाहिए, उन तथ्यों को समझने की, सही तरीके से समझने की या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का हमारे दिमाग में हमें बोध होना आवश्यक है। तो ये अवलोकन के 3 प्रमुख चरण थे। कुछ किताबों में इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, उससे घबराने की बात नहीं है। समाज शास्त्र या समाज विज्ञान की विभिन्न किताबों में एक या एक से ज्यादा तरीकों से समझाया जा सकता है। अब अवलोकन के प्रकार पर बात करते हैं। अवलोकन कितने प्रकार का होता है? हालांकि अवलोकन को समझने के लिए अगर 1 घंटे के लिए 7 दिनों तक भी बोला जाए तो मुझे लगता है कम है। लेकिन इसके प्रमुख बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालता हूं, जिन पर हम आगे डिटेल पर चर्चा करेंगे। तो अवलोकन के प्रकार क्या क्या होते हैं? अवलोकन का पहला प्रकार, व्यक्तिगत अवलोकन। अब तो ये नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जो अवलोकन किया जा रहा है वह अनुसंधानकर्ता के द्वारा, अवलोकनकर्ता के द्वारा व्यक्तिशः है, मतलब खुद किया जा रहा है। वह एक अकेला व्यक्ति है जो घटना को देखता है, समझता है, तथ्यों का संकलन करता है। मतलब उस घटना को देखकर, एक बात और है, देखने से क्या मतलब है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना, घटना के कारण और कारण संबंध को समझना, यह भी महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत अवलोकन में व्यक्ति खुद घटना को देखता है, उसके कारण और कारण संबंध को समझने का प्रयास करता है और तथ्यों का संकलन करता है। ये तो था व्यक्तिगत अवलोकन। दूसरा होता है सामूहिक अवलोकन। अब सामूहिक अवलोकन कैसा? कभी कभी किसी घटना को समझने के लिए या किसी घटना का अध्ययन करने के लिए एक पूरी टीम भेजी जाती है। उस टीम में कई सदस्य हो सकते हैं, एक या एक से अधिक। तो सामूहिक रूप से जो अवलोकन किया जाता है वह अवलोकन सामूहिक अवलोकन कहलाता है। अच्छा, व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन में क्या अंतर हो सकता है? कुछ बातों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। व्यक्तिगत अवलोकन में एक व्यक्ति जाता है, वो अपनी चेतना के अनुसार, अपने ध्यान के अनुसार, अपने बोध के अनुसार
अवलोकन करता है, तथ्यों का संकलन करता है। लेकिन इस वक्त यह भी बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, हम सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, इस वक्त व्यक्ति पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, अध्ययनकर्ता पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति का आदर्शात्मक रूप से वस्तुनिष्ठ होना संभव नहीं होता। हम इस पर आगे और चर्चा करेंगे जब हम सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन पढ़ रहे होंगे, तब हम इस पर वस्तुनिष्ठता पर भी थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन के बीच में जो अंतर स्पष्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब सामूहिक अवलोकन में एक से ज्यादा व्यक्ति एक ही घटना को अपने तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, और हर वक्त हर व्यक्ति यह ध्यान रखने की कोशिश करता है कि उसके द्वारा किया गया अवलोकन सही हो, पक्षपातपूर्ण ना हो, मतलब उसमें वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखा गया हो और सही तथ्यों को संकलित किया गया हो। ऐसी स्थिति में जब सामूहिक अवलोकन किया जाता है, तो उसमें सही तथ्यों के निकलकर सामने आने की संभावना बढ़ जाती है, और यह अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मतलब व्यक्तिगत अवलोकन से ज्यादा यथार्थपूर्ण तथ्य जो हैं, वो सामूहिक अवलोकन में प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी स्क्रीन पर केवल ये सही का निशान है, ठीक है, इसे मत देखो। अब व्यक्तिगत अवलोकन के अंतर्गत हम बात नहीं करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं अलग तरीके से, जब हम अवलोकन को जब हम अवलोकन को अलग प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि अवलोकन को दो अलग प्रकार हमारे सामने आते हैं। पहला होता है अनियंत्रित अवलोकन, और दूसरा होता है नियंत्रित अवलोकन। दोनों में क्या अंतर है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे अनियंत्रित अवलोकन। और अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत क्या-क्या चीजें आती हैं, क्या-क्या प्रकार होते हैं। अनियंत्रित अवलोकन जब होता है तो उसमें हम किस प्रकार के अवलोकन करते हैं, ठीक है। याद रखना, अनियंत्रित और नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत दोनों प्रकार के अवलोकन किए जा सकते हैं, मतलब व्यक्तिगत अवलोकन भी और सामूहिक अवलोकन भी। तो हम अनियंत्रित अवलोकन का पहला जो प्रकार है उससे पढ़ते हैं। पहला है पूर्ण सहभागी अवलोकन। बड़ी सीधी सी बात है, पूर्ण मतलब पूरा, सहभागी मतलब हिस्सा बन जाना, अवलोकन मतलब पूरा हिस्सा बनने के बाद अवलोकन करना। अब जब हम किसी समाज का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो पूर्ण सहभागी अवलोकन वो होता है जब हम उस समाज का हिस्सा बन जाते हैं, मतलब अध्ययनकर्ता उस समाज का हिस्सा बन जाता है, वो उसमें इस तरह घुल मिल जाता है कि रहन सहन, संस्कृति, सारी चीजें, सारे क्रियाकलाप वो है उस समाज के रूप में, उस समूह के रूप में जिसका उसको अध्ययन करना है, मतलब जिसका उसको अवलोकन करना है, उनकी तरह ही उनके सारे क्रियाकलाप में शामिल होता है। पूरी तरह से वो अपने आप को समूह का हिस्सा समझने लगता है। जब वो पूरी तरह से अपने आप को समूह का हिस्सा समझने लगता है, तो ऐसा अवलोकन, इस तरह से अवलोकन जो किया जाता है वो कहलाता है पूर्ण सहभागी अवलोकन। दूसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन। वैसे मैं चाहता हूं कि अर्ध सहभागी अवलोकन से पहले हम एक परिभाषा पढ़ लेते हैं, या एक परिभाषा जान लेते हैं पूर्ण सहभागी अवलोकन की। पीवी यंग के अनुसार सामान्यतः अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला
सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। मतलब पूरी तरह से वो उनके जीवन में घुल मिल जाता है, उस समूह का हिस्सा बन जाता है और फिर उनके बारे में अवलोकन करता है, उनके बारे में चीजों को लिखता है। अब दूसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन, लेकिन हम इससे पहले तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन ऐसा अवलोकन कहलाता है जिसमें अनुसंधानकर्ता, अध्ययनकर्ता क्या करता है, समाज का हिस्सा नहीं बनता, उस इकाई का हिस्सा नहीं बनता जिसका उसे अवलोकन करना है, बल्कि वह दूर से ही अवलोकन करता है। दूर से ही जो चीज वो देखता है, वो अपनी चेतना के आधार पर, अपनी चेतना के आधार पर उसे जो बोध होता है, वो चीजें वो देखने के बाद लिखता है। ये कहलाता है असहभागी अवलोकन। अब एक बड़ी सीधी सी बात है, जब पूर्ण सहभागी अवलोकन कर रहा होता है व्यक्ति, तो शायद वो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाता। जब वो उस समाज का हिस्सा बन जाता है तो कहीं न कहीं उसकी फीलिंग्स ऐसी हो जाती हैं कि कई बार वो पक्षपात करने लग जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि उसके द्वारा जो लिखा गया है उसमें पक्षपातपूर्ण रवैये को अपनाया गया है। और असहभागी अवलोकन, इसकी कमियाँ ये है कि असहभागी अवलोकन मतलब दूर से ही वो उसने घटना को देखा, वो उनके बीच शामिल ही नहीं हुआ। जब उनके बीच शामिल ही नहीं हुआ तो उसे अच्छी तरह से घटना को समझने का मौका नहीं मिला। और जब अच्छी तरह से समझने का मौका नहीं मिला, तो वो शायद सही तथ्यों को, ज़्यादा अंदर से तथ्यों को नहीं निकाल पाता। अब इन दोनों के बीच का जो ये है तीसरा प्रकार, अर्ध सहभागी अवलोकन। मतलब अर्ध सहभागी अवलोकन ऐसा अवलोकन होता है जिसमें आवश्यकता अनुसार अध्ययनकर्ता, अवलोकनकर्ता समूह का, समाज का या अवलोकन जिसका किया जाना है उस इकाई का हिस्सा भी बन जाता है और आवश्यकता अनुसार वह उससे दूर रहकर भी, उससे अलग करके भी उस घटना को देखने का प्रयास करता है। मतलब जब वस्तुनिष्ठ होना होता है तो वह पूरी तरह वस्तुनिष्ठ होने का प्रयास करता है। जब साथ में मिलकर अच्छी तरह से तथ्यों को समझने की बात होती है तो वो सहभागी अवलोकन का भी सहारा लेता है। मतलब दोनों तरह से अ, अवलोकन करने का प्रयास करता है। वैसे भी एक बात और है, पूर्ण सहभागी अवलोकन वास्तव में ये भी आदर्शात्मक अ, टर्म है और असहभागी अवलोकन भी एक आदर्शात्मक टर्म है, क्योंकि दोनों चीज धरातल पर पूरी तरह तो संभव नहीं है। क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर ले, हम किसी समूह का, किसी नई, सपोज हम किसी जनजाति का अध्ययन करने के लिए गए हैं, हमने कोशिश की कि हम उस जनजाति का हिस्सा बन जाएं, लेकिन वास्तव में होता क्या है, हम काफी कोशिश करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि 100% कोई किसी दूसरे समूह का हिस्सा बहुत जल्दी आसानी से बन जाएगा। ये पूरी तरह संभव नहीं है। तो इसके बीच का जो ये रास्ता निकाला गया ना, अर्ध सहभागी अवलोकन, शायद इससे ज्यादा बेहतर तरीके से अवलोकन करने के पश्चात तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। अब देखिए, जो सही का निशान लगा था इसका मतलब समझ में आएगा। हमेशा एग्जाम में यह प्रश्न आता है, सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके अंतर पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप कह सकते हैं। वैसे अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी एक राय है, मेरी एक सलाह है कि आप किसी भी तरह से अच्छी बुक्स कलेक्ट कीजिए और उनसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो डाउट होते हैं वो हमसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और गूगल मीट के दौरान आप मीटिंग में भी पूछ सकते हैं। हमने अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखें, शाम को 7 से 8 और ऑफिस टाइम में किसी भी वक्त। अगली बात, तो ये तो सही का निशान था। थोड़ा सा कलाकारी करने की कोशिश की है मैंने। आगे, मेरी तरफ से धन्यवाद।
शायद मैंने समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। ये मेरा नंबर है। आप अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं ऑफिस टाइम में, मतलब कॉलेज टाइम में, और बच्चों आप शाम को 7 से 8। ओके, थैंक यू।